एक बार की बात है। एक प्रदेश के राजा राणा प्रताप हुए। एक दिन उनके दरबार में, आज मैं आप सभी से एक कठिन सवाल पूछने वाला हूँ। जो इसका सही उत्तर देगा मैं उसे अपना आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ दूंगा, परंतु जो भी उत्तर देने में असफल रहेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन और रात के बीच नहीं है, मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है? महाराज, यह सवाल बहुत कठिन है, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, जो भी इस सवाल का उत्तर देने का दावा करेगा उसे कल दरबार में उपस्थित होना होगा। याद रखे, असफल होने पर सजा निश्चित है। तभी वहाँ खड़ा एक नगरवासी बोलता है, महाराज, मेरा उत्तर सूरज। गलत उत्तर, सजा के रूप में तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। फिर उस नगरवासी को कारागार में ले जाया जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है और फिर तीसरा व्यक्ति, फिर एक धनी व्यापारी आता है। व्यापारी को भी कारागार में ले जाया जाता है। अब कई लोग धन और सुंदर राजकुमारी से विवाह के लोभ में राजा के पास आते हैं, लेकिन सभी गलत उत्तर देते हैं और उन्हें सजा मिलती है। क्या इस राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सवाल का सही उत्तर दे सके? मंत्री जी, इस सवाल का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। 3 दिन के भीतर ऐसे युवक को पेश करो जो सही उत्तर दे सके और राजकुमारी के लिए योग्य हो। अगर फिर भी उत्तर नहीं मिला तो तुम्हें सजा मिलेगी। अजय महाराज। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? दरबार में कुछ हुआ क्या? बेटी, राजा ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका उत्तर अब तक कोई नहीं दे सका है। अगर 3 दिन के भीतर सही उत्तर नहीं मिला तो राजा ने मुझे और मेरे परिवार को सजा देने की धमकी दी है। क्या? लेकिन यह तो बहुत गंभीर है। क्या आपने किसी से मदद मांगी? हाँ बेटी, मैंने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। पिताजी, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। राजा की घोषणा के बाद राजकुमारी आरती अपने कक्ष में चिंतित बैठी होती हैं और सोचती हैं, ना जाने किससे मेरा विवाह होगा। लीलावती, जाओ और मधु को तुरंत बुला कर लाओ। वह मेरे बचपन की पक्की सखी है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। लीलावती मधु को बुलाने के लिए निकलती है। थोड़ी देर बाद लीलावती आती है। हैं? क्या मधु नहीं है? ठीक है लीलावती, तुम जा सकती हो। मधु पास के गांव में जाकर पवन के बारे में पूछताछ करती है। पवन को ढूंढते ढूंढते वो काफी सारे छोटे मोटे गांव से गुजरती है और आखिरकार एक छोटे से गांव जा पहुंचती है। अंधेरा हो जाता है। मधु एक दिन रुकने का निर्णय लेती है और अगले दिन फिर से अपनी यात्रा आरंभ करती है। सुबह होते ही मधु अपनी मौसी के घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। यह पवन है, जो मधु की मौसी का बेटा है। पवन, तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। हाँ वाकई, तुम कैसी हो और अचानक यहाँ कैसे आई हो? मधु पवन को पूरी घटना बताती है। पवन ध्यान से सब कुछ सुनता है और फिर सोच में पड़ जाता है। मधु, माँ की हालत ठीक नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। पवन, मैं हूँ ना उनकी देखभाल के लिए, आप जाइए। ठीक है मधु, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। दूसरे राज्य के राजा और उनके मंत्री बैठकर योजना बनाते हैं। हाँ महाराज, हमें उन्हें परास्त करना होगा। हमें इसके लिए एक बड़ी योजना बनानी होगी। हाँ, हमारा बड़ा बेटा राजा प्रकाश इस सवाल का उत्तर देगा और उनकी राजकुमारी से विवाह करेगा। इससे हमें उनके राज्य का आधा हिस्सा मिल जाएगा और बाद में पूरा राज्य हासिल कर लेंगे। पवन अपने मौसा के घर पहुंचता है। उसे एक आरामदायक कमरा अपने रहने खाने के तौर पर मिलता है। वहां बैठकर वह अगले दिन की तैयारी में लग जाता है। कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज दरबार में प्रदर्शन करना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरे राज्य के राजा और गुप्तचर राजा के पास पहुंचते हैं।
महाराज, मैंने जासूसों के माध्यम से जानकारी हासिल की है कि मंत्री के घर में एक विद्वान युवक आया हुआ है। लगता है कि कल वह राजा राणा प्रताप के समक्ष पेश किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़के को कल दरबार में जाने से रोको। जी महाराज। तो मंत्री जी, क्या आपने इस सवाल का उत्तर देने वाले व्यक्ति को खोज लिया? जी महाराज, उसका नाम पवन है, वो बस आता ही होगा। सभी लोग उत्साहित होकर पवन का इंतजार कर रहे थे। बहुत समय बीतता जा रहा था, लेकिन पवन अभी तक नहीं आया था। पवन कहाँ है मंत्री जी? महाराज, पवन बस आता ही होगा। तभी वह दरबार में पवन आ जाता है और कहता है, महाराज, कल रात मुझे घर से अगवा कर लिया था। ये लोग पड़ोसी राज्य के सैनिकों थे जो उनके राजा की ये योजना के तहत आए थे। उन्होंने मुझे आपके दरबार में सवाल का उत्तर देने से रोकने की कोशिश की। उनकी योजना थी कि उनके बड़े बेटे को आपकी राजकुमारी आरती से विवाह कराकर हमारे राज्य को हासिल कर ले। मुझे एक मौका मिला और मैं उनसे बचकर यहाँ राज दरबार तक आ गया। महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पवन, क्या तुम वाकई में मेरे सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हो? क्योंकि पवन, तुम अभी काफी लंबा सफर और विराट परिस्थिति झेल कर आए हो, या शायद जख्मी भी हो। तुम राजमहल के अतिथि कक्ष में विश्राम करो। शाम की सभा में सूरज डूबने से पहले तुम्हें उत्तर देना होगा, वरना तुम्हें और मंत्री के परिवार को दंड मिलेगा नियम के अनुसार। पवन अतिथि कक्ष में चला जाता है और बैठा होता है कि तभी वह राजकुमारी आरती आ जाती है। पवन, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। राजकुमारी, आप यहाँ? मैं ठीक हूँ। पवन, मैं तुम्हें याद हूँ? बचपन में तुम हमेशा मुझे आरती कहा करते थे और आज तुम मुझे आरती ही कह सकते हो। हाँ आरती, मुझे सब याद है। तुम और तुम्हारी बातें, भला इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब पवन, मुझे चिंता थी कि मेरा विवाह ना जाने किससे हो जाएगा, पर अब मुझे खुशी है कि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे सवाल का उत्तर देने के लिए चुना गया है। आरती, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और महाराज के सवाल का सही उत्तर दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मधु मेरे घर आई थी, उसने ही मुझे यहाँ भेजा है मौसा जी को दंड से बचाने के लिए और हमारे लिए। मधु, याद है जब हम बच्चे थे और तुम्हारे पिताजी ने हमें पढ़ने के लिए बुलाया था? हम दोनों एक ही बागीचे में खेलते थे। आरती, मैं सालों से एक बात तुमसे कहना चाहता था पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। आरती, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं तुमसे बचपन से प्रेम करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। पवन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आरती, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा और तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ आरती, मैं महाराज के सवाल का सही उत्तर दूंगा। तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मुझे और भी मजबूत बना दिया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है पवन। मैं जानती हूँ कि तुम महाराज के सवालों का सही जवाब दोगे और हम एक साथ रहेंगे। महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो सवाल है ऐसे, कौन सी चीज है जो दिन और रात के बीच नहीं है मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है? सवाल सुनकर पवन दुविधा में फंस जाता है। काफी सोचने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। सभी की नजरें भरे दरबार में पवन पर थी। सभी बहुत उत्साहित थे कि आखिर पवन जवाब दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। बताओ क्या उत्तर है? समय बीता जा रहा है, सूरज ढलने ही वाला है। जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा था, पवन और आरती की धड़कनें तेज हो रही थी। तब पवन की नजर ढलते सूरज पर पड़ती है, जो बस ढलने ही वाला था। जहाँ रोशनी और रात्रि के मिलन से आसमान पर कविता छाई हुई थी। पवन मुस्कुराते हुए बोलता है, महाराज, उत्तर है। तभी वहाँ पड़ोसी देश का राजा का बड़ा लड़का और वहाँ का मंत्री आता है और मंत्री बोलता है, पड़ोसी राज्य के राजा रंजीत के पुत्र राजकुमार प्रकाश दरबार में प्रवेश चाहते हैं। राजकुमार प्रकाश, यहाँ उन्हें अंदर आने दो। महाराज, मुझे आपके सवाल का उत्तर मालूम है और मैं राजकुमारी आरती से विवाह करना चाहता हूँ।
प्रकाश, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यह सवाल का उत्तर देने का समय पवन का है। महाराज, मैं चुनौती स्वीकार करने आया हूँ। अगर मैं सही उत्तर दूं तो मुझे राजकुमारी आरती से विवाह करने का अधिकार मिलेगा। ठीक है प्रकाश, अगर तुम उत्तर दे सकते हो तो तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल रहे तो सजा निश्चित है। महाराज, आप दोनों को एक साथ उत्तर देने का अवसर दें। यह सही और न्याय संगत होगा। ठीक है पवन और प्रकाश, आप दोनों को एक साथ उत्तर देने का अवसर मिलेगा। जो सही उत्तर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा और वही व्यक्ति योग्य होगा राजकुमारी आरती के जीवन साथी के रूप में। अगर प्रकाश पहले सही उत्तर दे देगा तो कहीं मेरा विवाह प्रकाश से न हो जाए। मुझे अपने प्रेम पर यकीन है, पवन ही जीतेगा। पवन और प्रकाश, आप दोनों एक ही समय पर अपने उत्तर दीजिए। सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन और रात के बीच है, मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं? दोनों एक साथ बोलते हैं। उत्तर है आकाश। उत्तर है आकाश। आकाश दिन और रात के बीच नहीं होता, मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं। महाराज, मेरा उत्तर भी यही है। वाकई दोनों का उत्तर सही है। यह सिद्ध करता है कि पवन और प्रकाश दोनों ही अत्यंत बुद्धिमान हैं। महाराज, अब क्या निर्णय है? यह क्या हुआ? दोनों ने एक साथ सही उत्तर दिया। क्या दोनों का विवाह राजकुमारी से होगा? यह तो बड़ी समस्या हो गई है। अब राजा क्या निर्णय लेंगे? शांत रहिए सब लोग, मैं स्थिति का समाधान निकालूंगा। महाराज, अब आप जो भी निर्णय लें उसे ध्यान पूर्वक लें ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। क्योंकि पवन और प्रकाश दोनों का उत्तर सही है, लेकिन केवल एक ही राजकुमारी का हाथ पा सकता है। इसलिए मैं निर्णय करता हूँ कि कल मैं 3 और सवाल पूछूंगा। जो भी उन सवालों का सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। पवन और प्रकाश कल सुबह दरबार में उपस्थित हो। अगले सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार रहे। पवन अतिथि कक्ष में बैठा सोच रहा होता है कि तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। कौन है? कौन है? पवन, मैं आरती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आरती, इस वक्त तुम यहाँ? आओ आओ, अंदर आओ। पवन, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर प्रकाश ने सही उत्तर दे दिया तो फिर क्या होगा? आरती, मुझे अपने ज्ञान और मेहनत पर विश्वास है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल के सभी सवालों का सही उत्तर दूं। पवन, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं यह सोचकर परेशान हूँ कि प्रकाश तुम्हें पराजित न कर दे। आरती, तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं कल के सवालों का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है पवन। तुम्हारे विश्वास और प्रेम ने मुझे और भी मजबूत बना दिया है आरती। पवन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दिल तुम्हारे साथ ही रहेगा। हमारे पास एक ही तरीका है इस मुकाबले को जीतने का। पवन को दरबार में उपस्थित होने से रोकना होगा। अगर पवन दरबार में होगा ही नहीं तो मैं ही विजेता बनूंगा, और मैं विजेता बनूंगा तो यह पूरा साम्राज्य मेरा होगा। राजकुमार, जरा धीरे बोलिए, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस हमें पवन के भोजन में यह बेहोशी की दवा मिलानी होगी। राजकुमार, यह बहुत ही जोखिम भरा काम है। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो राजा अजीत भी आपको बचा नहीं पाएंगे। कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। हमें यह काम बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। आज रात ही हमें यह योजना पूरी करनी होगी। ठीक है महाराज, मैं आपकी योजना के अनुसार कार्य करूंगा, परंतु हमें बहुत सावधान रहना होगा। अरे सेवक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पवन जी के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, यह तो अच्छा है। क्या तुमने सुना कि आज दरबार में क्या हुआ? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? सेवक घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। जब सेवक इधर उधर देखता है तब मंत्री उस खाने में वो बेहोशी की दवा मिला देते हैं। ठीक है, अब मुझे पवन जी के पास जाना चाहिए। पवन जी, यह आपका भोजन है, कृपया इसे ग्रहण करें। धन्यवाद। अगले दिन सुबह प्रकाश और मंत्री आपस में, आज मेरी जीत पक्की है। पवन अब आएगा नहीं और मैं ही विजेता बनूंगा।
पर दरबार में वो दोनों पवन को देखकर चौंक जाते हैं और मंत्री और प्रकाश मन में बोलते हैं, हाँ, यह कैसे संभव है? हमने खुद बेहोशी की दवा डाली थी और खाना कमरे में भी गया था, फिर यह यहाँ कैसे आया? पवन, मुझे खुशी है कि तुम समय पर आ गए हो। अब हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ सकते हैं। यह कैसे संभव है? मेरी योजना विफल कैसे हो गई? अब मुझे और भी सतर्क रहना होगा। अच्छा, अब मैं आप दोनों से 3 और सवाल पूछूंगा। जो भी इनका सबसे पहले सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो हर रोज बढ़ती है लेकिन कभी कम नहीं होती? महाराज, उसका उत्तर है उम्र। यह हर रोज बढ़ती है लेकिन कभी कम नहीं होती। तो महाराज, मेरा उत्तर भी यही है, उम्र। सही उत्तर। दूसरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा ली जाती है उतनी ही बढ़ती है? महाराज, उसका उत्तर है ज्ञान। जितना ज्यादा ज्ञान लिया जाता है उतना ही बढ़ता है। महाराज, मेरा उत्तर भी यही है, ज्ञान। सही उत्तर है। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसका रूप बदलता रहता है लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता? महाराज, उत्तर है पानी। यह विविध रूपों में बदलता है, बर्फ, भाप, तरल, लेकिन इसका स्वभाव नहीं बदलता। हाँ हाँ महाराज, मेरा उत्तर भी पानी है। सही उत्तर है। अब चूंकि दोनों ने सही उत्तर दिया है लेकिन पवन ने पहले उत्तर दिए थे, इसलिए वह विजेता घोषित किए जाते हैं। कुछ देर रुककर राजा अपने सिंहासन से उठकर कहते हैं, जिसने भी पवन के भोजन में कल रात्रि बेहोशी की दवा मिलाया है वह खुद सामने आ जाए। अगर नहीं आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अगर यह सब पता चल गया कि यह सब मैंने किया था तो मेरा अंत निश्चित है। महाराज, यह सब प्रकाश की योजना थी। उसने और मैंने मिलकर पवन को बेहोशी की दवा देने की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से वो दवा राजकुमारी आरती को खिला दी। प्रकाश, यह सत्य है? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। यह सच है। यह सब मैंने ही किया है था। आपने स्वार्थ के लिए, मेरे पिता ने मुझे आपका राज्य हड़पने के लिए भेजा था। ये विश्वासघात है प्रकाश। तुमने ना केवल मेरे विश्वास को तोड़ा है बल्कि मेरी बेटी के जीवन को भी खतरे में डाला है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसके लिए पछताता भी हूँ। प्रकाश को गिरफ्तार करो और उसे तत्काल कारागार में बंद कर दो। और तुम, जिसने उसके साथ मिलकर साजिश रची, तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम भी प्रकाश के साथ कारागार में जाओगे। बेटी, क्या तुम्हें पवन स्वीकार है? पवन मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार है पिताजी। मैं पवन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज से पवन हमारा दामाद है। इस विजय के लिए सभी का धन्यवाद। महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद और मेरी माँ की शिक्षा का परिणाम है। मैं आपको वचन देता हूँ, राजकुमारी जी को हमेशा खुश रखूंगा।